payables, provisions and contingent liabilities. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट पेएबल, पेएबल का मतलब होता है कि वॉट एवर अमाउंट यू हैव टू पे टू योर क्रेडिटर और टू द पर्सन यू हैव प्रॉमिस टू पे। प्रोविजन का मतलब होता है यू आर नॉट श्योर वेदर यू हैव टू पे और नॉट। यानी कि इट माइट बी कोर्ट केसेस और इट माइट बी सर्टन अनसर्टन इवेंट, लेकिन उसके हाई चांसेस है, लाइक इट हैज लाइक 75% चांस है कि तेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट वो ऐसा पेमेंट नहीं है कि तेरे को करना ही है। बेसिकली पेबल्स इज लाइक 100% कि तेरे को पे करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। प्रोविजन इज लाइक कि पे करने की नौबत आ सकती है और बहुत बहुत हाई चांसेस में आने ही वाली है, जैसे कि 75%, 80% यू हैव टू पे, दैट इज प्रोविजन। एंड ओके। लास्ट इज कंटिजेंट लायबिलिटीज विच इज लाइक 50-50, मतलब 50-50 सिनेरियो की यू नो मतलब कोर्ट केस है। सपोज करके तेरे पे कोई कोर्ट केस चल रहा है और तू वो हम्म। कोर्ट केस हारने वाली है। ये चीज तेरे लॉयर ने तेरे को बताई है, पूरी दुनिया ने तेरे को बताई है, सो यू मेक अ प्रोविजन इन योर बैलेंस शीट एट द ईयर एंड सेइंग कि भाई ये पेमेंट मेरे को नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड कंटिजेंट लायबिलिटी इज कि तेरा भी लॉयर कंफ्यूज है कि भाई ये जो है हमारा भी मतलब इवन वी आर गिविंग गुड आर्ग्यूमेंट्स, इवन दे आर गिविंग गुड आर्ग्यूमेंट्स, सो दैट्स व्हाई दिस पेमेंट की जो नौबत है वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। सो यू मेक अ कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी इज नॉट शोन इन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट प्रोविजन इज श्योरली शोन ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इस चीज को सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए पेबल्स 100%, प्रोविजन 75% और कंटिजेंट लायबिलिटी 50%, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। नाउ हाँ, दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन जो एसबीआर में भी आता है और एफआर में तो आता ही है। conceptual framework defines liability as a present obligation of an entity to transfer an economic resource as a result of past event। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तेरे को ये चीज पेमेंट है ना, इट्स लाइक अ पेमेंट यू हैव टू मेक टू द पेएबल, सो इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू फुलफिल टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब टू ट्रांसफर कैश, टू ट्रांसफर बैंक, मतलब पैसा, टू ट्रांसफर मनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्योंकि तूने पास्ट में उस सप्लायर से माल लिया हुआ था क्रेडिट बेसिस पे। नाउ इट इज योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे। सो सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, मतलब इसका लायबिलिटी का ये डेफिनेशन बैठता है, ठीक है। अभी जब भी आ, हाँ ऑब्लिगेशन, अभी ऑब्लिगेशन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक टाइप दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन IS 37 प्रोविजंस कंटिजेंट liabilities and contingent assets develops this principle by making reference to a legal obligation and a constructive obligation। लीगल ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि लीगली तेरे को उस बंदे को पैसे देने ही है एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि इस चीज को बेस्ट मैंने एसबीआर में ऐसे समझा था कि एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ है तेरी वजह से, या तेरी इंडस्ट्री के वजह से पोल्यूशन हुआ है, एंड जिसके चलते एनवायरमेंट में बहुत पोल्यूशन हो गया है, एंड यू हैव टू पे सम अमाउंट to the parties involved or to the environmentalists and all that stuff, or in order to या prevent that। नाउ इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन कि गवर्नमेंट ने तेरे को लीगली बोला है कि जो भी इंडस्ट्री में पोल्यूशन करता है उसको पैसे भरने पड़ेंगे, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। और इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कि गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है कि एनवायरमेंटल में पोल्यूशन हुआ है तो पेमेंट करना ही है, लेकिन मैं एनवायरमेंटली ड्रिवन हूँ, मुझे मेरे CSR एक्टिविटीज फुलफिल करने हैं, मुझे एनवायरमेंट में या मुझे पब्लिक में अच्छा नाम क्रिएट करना है, इसलिए मैं हर साल I all every year I pay for the environmental damage। Now that is a constructive obligation कि ये obligation मैं खुद के ऊपर ले रहा हूँ कि मैं ये करूंगा, मैं बेटर करूंगा, ऐसा। अ, ओके। फिर हाँ, नाउ वी कम डाउन टू परचेसेस। लायबिलिटी उसी टाइम पे खड़ी होती है जब हमको कोई पेमेंट करना होता है फ्यूचर में। अब जब कैश पेमेंट होता है ना, काम बहुत ही सिंपल होता है। परचेज एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म, बराबर।
लेकिन दिस स्टेप गोज अ लिटिल फर्दर, कि कुछ लोग माल उधारी पे देते हैं, कुछ लोग माल क्रेडिट बेसिस पे देते हैं, उधारी मतलब क्रेडिट बेसिस पे देते हैं। जब लोग क्रेडिट बेसिस पे देते हैं तो हम लोग हमारे अकाउंट्स में परचेज एंड एक्सपेंसेस तो बुक कर ही देते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ना। तो हम लोग परचेज हम्म, एक्सपेंस बुक कर देते हैं एंड वी से क्रेडिट द पेएबल्स। सो when we credit the payables we show them as a liability कि we have to pay this thing। हम्म, आगे चल के when that liability is settled, जब हम लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें उस सप्लायर को मतलब पैसा देना ही है ना। तो या जब हम उस सप्लायर को जेन्युइनली पैसा देते हैं, हमारा पीएनएल इफेक्ट नहीं होता। ये देख, हमारा पीएनएल वैसे का वैसे ही रहता है, इंटैक्ट। लेकिन हमारी लायबिलिटी हट हट जाती है और उसके जगह पे कैश आ जाता है। सो पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा। फिर आता है प्रोविजन। अभी ये देख, प्रोविजन इज डिफाइंड एज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी में फेस लीगल एक्शन ऑफ अ ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। द लाइकली रिपोर्शन, ये देखे देखे देख, द लाइकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अंडरस्टैंडिंग प्रोविजंस। द लाइकली repercussion is that it may be fined if the court judgment is made against them. The timing and severity of the fine will be decided by a court at some future date। ठीक है। लेकिन लाइकली रिpercussion क्या है? लाइकली ये है कि मैं हारने वाली हूं, तो बुक कर दो एक्सपेंस को, ऐसा। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। हम्म, एक मिनट, प्रूडेंट बोलते उसका कुछ नाम था यार। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, एक बेटर टर्म। ठीक है, बाद में याद आया तो बताता हूँ। इफ वी अज्यूम दैट द पोटेंशियल फाइन कुड बी सिग्निफिकेंट, इट कुड इवन लीड टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस। हाँ, इफ द पोटेंशियल फाइन इज सिग्निफिकेंट तो ये चीज बंद, कंपनी को बंद भी कर सकती है, ऐसा। शुड द पोटेंशियल हम्म, कॉन्सिक्वेंसेज बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स इन सम वे, एज द ओनर्स ऑफ द बिजनेस दे आर एंटाइटल्ड टू द नो द पोटेंशियल। ये वाला क्यों है पता नहीं, ये जाने दे। अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन, हाँ। अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन कैसे होता है? सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रूडेंस, प्रूडेंस वर्ड है वो, हाँ, प्रूडेंट नहीं, प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि एक्सपेंसेस को बुक कर दो। बुक द बुक द एक्सपेंसेस बट डोंट बुक द इनकम। एक्सपेंसेस बुक करते जाओ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तूने कर दिया, और बिकॉज वो चीज तूने अब तक पे नहीं की है, और मतलब एंड यू हैव नॉट येट पेड दैट अमाउंट, तो तेरे बैंक से कोई पैसा नहीं गया है। बिकॉज तेरे बैंक या तेरे कैश से कोई पैसा नहीं गया है, यू कैन नॉट शो क्रेडिट बैंक एंड कैश, दैट्स व्हाई यू हैव टू शो क्रेडिट प्रोविजन। बेसिकली लायबिलिटी तो खड़ी होगी ही होगी, लेकिन उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा? पेबल्स, प्रोविजन, या कंटिजेंट लायबिलिटी, जो शोकास्ट नहीं होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे, वो बस उसी के बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रोविजन, हाँ, ये चीज एसबीआर में बहुत ज्यादा हुई थी टेस्ट हमारे। दीज आर द थ्री कंडीशंस। इसको इसको तो मतलब वो रट्टा ही मार ले, क्योंकि ये आगे चल के भी आएगा, एफआर में भी आएगा और एसबीआर में भी आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ योर लायबिलिटी। बराबर, तेरे लायबिलिटी का भी सेम डेफिनेशन था, तेरे प्रोविजन का भी। फर्स्ट केस में तो ये सेम सिनेरियो है। हम्म, सेकेंड, इट इज प्रोबेबल that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation। Basically क्या, कि it is highly probable, or it is probable that outflow of cash or bank amount will take place, ऐसा है ना। इसका एक्चुअल सिंपल मीनिंग तो वही है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब बेसिकली कैश ही है। बस तेरे को ये याद रखना है, ये रट्टा मारना है तेरे को, उतना ही है। प्रोविजन मतलब प्रोबेबल, कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब पॉसिबल, इसको याद रखना। अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, हाँ, हम एक रिलायबल एस्टिमेट निकाल सकते हैं उस अमाउंट का। तो कई बार ना हमारे एसबीआर में हमको ऐसे मिलता था
कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है। क्या क्या ये प्रोबेबल है कि हमें आउटफ्लो ऑफ पैसा होने वाला है? हाँ होने वाला है। लेकिन ना हम लोग को ऐसे मतलब वो लोग देते थे कि नो रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन बी मेड। सो बिकॉज नो रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन बी मेड, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन। ऐसा। इलस्ट्रेशन वन, अभी इलस्ट्रेशन वन पे आ जाते हैं, पढ़ो इलस्ट्रेशन वन। The criteria referred to above mean that a provision can only be recorded in an accounting period if recognition of a liability has been triggered at the year end. For example, Smith Co's year end is 31st December 2017. In November 2017, Smith Co dismissed an employee. In February 2018, a customer slept whilst on Smith Co's premises and broke an arm. In March 2018, both the employee and the injured customer sued Smith Co., the former for unfair dismissal, and the latter for compensation for injury suffered on Smith Co.'s premises. Should an obligation be uh, recognized at 31st December 2017 for either of these lawsuits? तो बता। Mm, Maybe the first one because that happened in November 2017. या बट तुम लोग को पक्का एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं है? ऐसे कोई चीज नहीं है? बिकॉज अगर होती तो ये आंसर थोड़ा सा शायद चेंज होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट या दैट बेसिकली तेरा तेरा रीजनिंग बराबर है कि ईयर एंड के पहले उस चीज Hmm. का कोई एहसास या उस चीज का कोई प्रेजेंस था कि नहीं था। बराबर है। अभी यू आर Yeah. राइट, यू आर राइट कि फेब्रुवरी 18 में ये चीज हुई है। तो ईयर एंड के पहले तो इस चीज का कोई एहसास था ही नहीं। इस चीज का कोई प्रेजेंस तो था ही नहीं ना ईयर एंड के पहले। एंड बिकॉज इस चीज Yeah. का कोई प्रेजेंस नहीं था, वी कैन नॉट बुक दैट लायबिलिटी। बट 31 दिसंबर 17 की ये जो है बात, उसके उसके पहले ये अनफेयर डिसमिसल हुआ था। अभी ये प्रोबेबल है, प्रोविजन आएगा क्या आएगा वो नहीं पूछा, इन्होंने बस बोला कि ये ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। अगर ये बोलते कि ये प्रोविजन है कि नहीं है तो इसमें इन लोग को और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती कि हमारे Hmm. हारने के चांसेस क्या है वगैरह वगैरह। मैंने बस पूछा कि ऑब्लिगेशन आएगी कि नहीं आएगी, तो यस, ऑब्लिगेशन इस केस में आएगी, इस केस में नहीं आएगी, बिकॉज ईयर एंड के बाद हुआ है। अभी ये रहा। Should an obligation be recognized at 31st of December 17 for either of these lawsuits? An obligation is an obligation that derives from terms of the contract, legislation, or other operation of law. A constructive obligation is an obligation that derives, ये देख जो चीज मैं तेरे को बताई थी ना सेम। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? जो लेजिस्लेशन में है, ऑपरेशन ऑफ लॉ में है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में है। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस क्या है? दैट डिराइव्स फ्रॉम एन entity's actions whereby an established pattern of past practice, published policies, or a sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities, and as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। अभी मूवमेंट इन प्रोविजंस, अभी ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। अब तू मेरे को बता, मूवमेंट इन प्रोविजंस के केस में सपोज कर कि तुझे लगा था कि तेरा लाइकली पेमेंट होना चाहिए था 2,000। Hmm. बराबर है। Yeah. लेकिन अब तुझे फाइनली पता चला कि ओ, तुझे एक्चुअली करना था 3,000 का, या तुझे करना पड़ सकता है 3,000 का। Yeah. तो तेरा मूवमेंट इन प्रोविजन क्या हुआ?
you're not, like the amount you're like increase in provision, like right, debit राइट, relevant इंक्रीज। expense to credit provision. बराबर, बराबर, परफेक्ट, क्योंकि तेरे को प्रोविजन तेरे क्रेडिट साइड पे है, तो इसलिए प्रोविजन का वैल्यू बढ़ जाएगा। और एक्सपेंस बुक कर दे अभी ही, तो तूने एक्सपेंस भी बुक कर दिया। सेम डिक्रीज इन प्रोविजन के लिए भी सेम, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब तुझे उसको रिवर्स करना है। एंड क्रेडिट द एक्सपेंस, क्योंकि अब तुझे वो एक्सपेंस करना ही नहीं है, सो वाई आर यू क्लेमिंग इट, ऐसा। Yeah, ठीक है। फिर आता है correct. इलस्ट्रेशन 2, पढ़ो। A foreign entity has a legal obligation to make good any environment damage caused by its operations upon completion of its quarrying activities. The quarry is expected to be operational for 8 years, commencing 1st January 2011. At 1st January 2011, the estimated cost of making good the environmental damage is $80,000 in ignore discounting. During 2015, the estimated cost of making good the environmental damage was reassessed to be 85,000 and ignoring discount. Thing. How would the provision be accounted for in the financial year statement for the year ended 31st December 2011? 2011. How would the moment Second B, how would the moment in the provision be accounted for in the financial statements of for the year ended 31st December 2015? So बताओ। first, I think it should be for हाँ, year 31st December 2011, it should probably be uh relevant expense to provision बराबर, बराबर, परफेक्ट, वेरी गुड। 80 80,000, अमाउंट 80,000। 80,000 अभी आगे। and uh relevant expense provision 85,000. No, yeah. अभी तुझे नेक्स्ट ईयर पे के लिए करना है ना। No, हाउ। we need it for like 2015, like हाँ, वही वही नेक्स्ट ईयर, मतलब हाँ 2015 में बात कर रहा हूँ, यस। yeah. अब Hmm. बता, 15 में क्या मूवमेंट्स होंगे और क्या होगा। 5,000 पड़ा है, right? हम्म। So like 80,000 say it becomes 85. So should we consider 85 or like only 5? ओनली फाइव ना, मतलब फाइव का तू पहले मूवमेंट बुक कर दे, विच इज हाँ. प्रोविजन क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। अभी इसके बाद का जो चीज है, ये इधर इन्होंने और अच्छे से बताया नहीं है कि ये जो 10-10 हजार है, ये हम हर साल पे कर रहे हैं, या ये जो 80,000 है, ये एक ही साल के लिए है। वो इन्होंने शायद It बताया नहीं said है। no, said that for 8 years, the quarry is expected to be operational हम्म। for 8 years commencing 1st January 2011. 8 इयर्स ना, तो उस 8 इयर्स में से तेरे पहले 4 साल तो बीत गए ना, 11, 12, 13, 14। Yeah. तो तेरा 40,000 तो हो गया कम। अगर 40,000 कम हो गया, तो तेरा प्रोविजन अभी सिर्फ तेरे लायबिलिटी साइड पे 45,000 का दिखना चाहिए Hmm. मेरे हिसाब से। नाउ लेट्स सी वेदर दे हैव डन दिस मच ऑन। नहीं, वो डेप्थ में गई नहीं है। दे हैव जस्ट सेड कि उन्होंने इस चीज को मतलब सिंपल रखा हुआ है, 5,000 PNL एंड क्रेडिट पे मतलब प्रोविजन, बस उतना ही। ठीक है। Okay. नाउ लेट्स कम डाउन टू कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। But like instead of like profit and loss, it would be fine if I just wrote relevant expense account or हाँ not. चलेगा, आई, हाँ चलेगा। यूजुअली वी राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइक ये चीज तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, वो ठीक है। बट सोल्यूशन में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना बेटर है। आई वुड सजेस्ट, बिकॉज तेरे को पता चलेगा ना कि तू कहाँ पे डाल रही है, ऐसा। Cool. कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स पढ़ तू। Contingent liabilities and contingent assets. A contingent liability is defined as a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events.
not wholly within the control of the entity, or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or हम्म, the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बराबर है, मैं तो को बोला था कि प्रोबेबल मतलब प्रोविजन और पॉसिबल मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। ठीक है। Yeah. अब कंटीजेंट लायबिलिटी इन्होंने पहले केस में यहाँ पे कवर किया हुआ है। See, when a provision is not recognized in the financial statements because it does not meet the criteria specified in IAS 37, it may still need to be disclosed as a contingent liability in the financial statements। यानी कि भले ही तू अगर एक प्रोविजन को नहीं दिखा रही है, whenever you disallow a provision, it becomes a Yeah. contingent liability, and you have to show it not in the face of the financial statements, but in the disclosures or notes of the financial statements। ठीक है। Examples of contingent liabilities include outstanding litigation where the potential cost cannot be estimated with any degree of reliability, or when the likelihood of losing the litigation is only deemed possible। Litigation is a very high word for law, और या फिर कोर्ट के जो मतलब ये बेसिकली केस कोर्ट सीन ही है ये एक तरीके से। बस यहाँ पे अपने को पता नहीं है कि कितने का कॉस्ट आएगा और क्या आउटकम होगा ऐसा। Mm. Now, contingent asset. A possible contingent asset that arises from past events एक minute, and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity। Best example of this is बिजनेस क्लेम्स, या फिर जो इंश्योरेंस रहते हैं, पता है इंश्योरेंस एजेंसीज। अगर हमारा लॉस हो गया और इंश्योरेंस के बारे में हमको पता नहीं है कि अरे हमको इस चीज के ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, या अगर हमारी मशीनरी चोरी हो गई और हमने उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो हमको मिलेगा या मिलेगा मतलब वो हमको पता नहीं है कि वी विल गेट इट और नो। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू शो इट एज अ कंटिंजेंट एसेट। ठीक है। Yeah. कंटिंजेंट एसेट्स दिखते भी नहीं है कहीं पे, मतलब यू डोंट हैव टू शो इन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन डिस्क्लोजर्स में भी डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है। अभी ये देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो अभी प्रोबेबल पॉसिबल रिमोट। अच्छा हाँ, टू माई आई हैव टू ऐड समथिंग टू व्हाट आई सेड अर्लियर। मैंने बोला था कि कंटिंजेंट एसेट को कहीं पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। Mm. लेकिन कंपनीज को दिखाना चाहिए, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू शो, बट दिखाने की जरूरत नहीं होती। क्यों पता है? Mm. क्योंकि लेट से तेरी मशीनरी चोरी हो गई थी, तो तेरे बैलेंस शीट में एक मशीनरी अभी कम दिखेगी ना। सो द ऑडिटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल आस्क, क्योंकि अरे वो एक एक मशीनरी कहाँ हुई, अगर तुमने बेची है तो फिर उसका प्रॉफिट तुम्हारे पीएनएल में क्यों नहीं आया। सो इसलिए वो जरूरी होता है दिखाना कि भाई देखो मतलब इट इट वाज बीन स्टोलन ऐसा। Con- अभी अकाउंटिंग फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। अभी देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। सी, प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबल होगा ना, प्रोबेबल, तो कंटिंजेंट हाँ। लायबिलिटीज को क्या करना है, रिकॉग्नाइज प्रोविजन, या फिर अगर हम प्रोविजन नहीं करेंगे तो डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन दी नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉसिबल होगा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बना दो, और अगर रिमोट होगा तो इग्नोर कर दो। रिमोट इज बेसिकली बहुत ही कम, मतलब लाइक 5% और 10% से भी कम अगर चांस है हमारा केस हारने का, तो इसको इग्नोर ही कर दो, दिखाओ भी मत ऐसा। फिर आता है कंटिंजेंट एसेट। अभी देख, डिस्क्लोज कंटिंजेंट एसेट इन द नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब, जब वो प्रोबेबल होगा तब। जब प्रोबेबल होगा उसी टाइम पे यू हैव टू शो इट इन द नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन जब पॉसिबल होता है, जब हम कंटीजेंट लायबिलिटी खड़ी करते हैं, उस टाइम पे हमें इसको इग्नोर करना है। वी डोंट हैव टू शो इट, कंपनी इज नॉट लायबल टू शो इट। रिमोट होगा तो इग्नोर करना ही है, बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। ये यहाँ पे उन्होंने वही सब बकवास की हुई है कि कैसे ये है। अब ये देख, वर्चुअली सर्टन तो रिकॉग्नाइज होता ही है, मतलब 95% से ज्यादा अगर होगा, सो यू हैव टू हम्म। रिकॉग्नाइज इट एज ए लायबिलिटी, मतलब पेएबल्स की तरह। हम्म। प्रोबेबल होगा तो प्रोविजन। पॉसिबल होगा 5% से 50% होगा तो
कंटीजेंट लायबिलिटीज, और रिमोट यानी कि इग्नोर कर दो, ऐसा। नाउ इलस्ट्रेशन 3 पढ़। A retail store has policy of refunding purchases by dissatisfied customers. Example, when goods have been purchased and the customer decides that the goods are the wrong size, color, or style, even though it is under no a legal obligation to do so, its policy uh its policy of making refunds is publicized in the store and in advertisements. The retail store has a year-end date of 31st December 2016. Should a provision be recognized in the financial statement for the year-end 31st December 16 for goods sold before the year-end, which may be returned during 2017? Yeah, it's possible. बराबर, बिकॉज हमने ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट किया हुआ है ना हमारे लिए, Hmm. इसके लिए। सी द पॉलिसी इज वेल नोन, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सपेक्टेशन है, ये देखो, हाँ। ये भी एक है कि वैलिड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टोर, कि कस्टमर के हमसे एक्सपेक्टेशन है कि हम देंगे वगैरह, ऐसा। A provision is required, and a reliable estimate of the amount should be made for the inclusion in the financial statements, ठीक है। अभी आगे ये TYU1 पढ़। It is probable. So, like, it's not possible. Probable is like 51% to 95%. हाँ, So, I तो said मैंने क्या possible. बोला? तो तूने? मैंने possible बोला. ओ, ओके ओके ओके, नहीं नहीं, इट इज प्रोबेबल, मतलब प्रोविजन ना, प्रोविजन क्रिएट होगा तो प्रोबेबली हमें वर्ड यूज करना है। Okay. TYU1। Give me a second. हाँ हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। Okay. TYU1. The draft financial statements of Madras, an entity for the year ended 31st December 2016, are currently under review. The following points have been raised. An ex-employee has started an action against Madras for wrongful dismissal. The entity's legal team has stated that the ex-employee is not likely to succeed. The following estimates have been given by lawyers relating to the case. Legal cost to be incurred whether the claim is successful or not, $5,000. Settlement of claim is, if successful, $15,000. Currently, no provision has been made by Madras in the financial statements. बता, इसमें क्या होगा और कैसे करेंगे? Hmm, okay. 5,000? हाँ, $5,000. So, how should it be recorded? 5000 तो एक्सपेंस है। Yeah, so like 5,000 ka, it like 5,000 shall be like uh probable. 5,000 is probable and like नो ना, 5000 तो इनकर why? होना ही है। अरे, अगर तू तेरे लॉयर को फीस Okay. देगी, सो विल यू पे टू द लॉयर ओनली इफ यू विन? नो, इवन इफ यू लूज, यू हैव No. टू पे हिम। Okay. Yeah, I तो got अगर वो इनकम होने ही वाला है तो उसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दो और पेबल्स खड़ा कर दो बैलेंस शीट में, या फिर उस टाइम it. पे Yeah. कर देना कैश, बैंक जो भी रहेगा वैसा। अभी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इफ सक्सेसफुल, 15,000 रुपए मिलेंगे या जाएंगे? Hmm. क्या मैं पूछ रहा हूँ? जाएंगे. अरे, सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, Um, अभी इफ सक्सेसफुल, तो जाएंगे क्यों? नहीं जाएंगे. ठीक है, तो क्या नहीं जाएंगे मतलब आएंगे ना? नहीं जाएंगे क्या बोल रही है? Yeah. I आएंगे। mean नहीं जाएंगे. Like yeah. तो फिर तू तू Oh my तू क्या God. शो करेगी अपने? प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स, क्या आएगा?
एक सेकेंड. Contingent asset. क्वेश्चन मार्क क्यों है? अगर जीतने वाली है केस तो कंटीजेंट एसेट ही आएगा ना। Asset. तो फिर, बट यहाँ पे देख, ये लोग क्या बोल रहे हैं। अ डिस्क्लोजर नोट शुड बी मेड फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी potential loss of Madras case. This is wrong because they have said settlement of claim Hmm. is successful. अगर हम जीत गए तो 15,000 रुपए मिलेंगे. So I think this is wrong what they have said No, contingent liability because they have used the term successful. बोल बोल क्या? no, maybe it's like if the सामने वाला is successful, maybe. अच्छा, ऐसा फ्रेमिंग होगा इसका नहीं? तुझे लगता है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम इज इफ Yeah. सक्सेसफुल. पता नहीं यार, ये फ्रेम बहुत गलत तरीके से किया गया है. बिकॉज अभी अपने को तो लगा कि ये पैसा अगर हम लोग सक्सेसफुल है मतलब हम लोग जीतने वाले हैं. बिकॉज सी दे हैव सेड हियर आल्सो कि एक्स एम्प्लॉय स्टेटेड द इज फॉर रॉन्गफुल मतलब वो डिसमिसल. द एंटिटी इज लीगली स्टेटेड दैट द एक्स एम्प्लॉय इज नॉट लाइकली टू सक्सीड. ही इज नॉट लाइकली टू सक्सीड तो पैसे मिलेंगे ना, इसलिए इससे कंटिंजेंट एसेट. मेरे हिसाब से तो कंटिंजेंट एसेट ही आना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. Madras has a policy of refunding the cost of any goods returned by dissatisfied customers, even though it is under no legal obligation to do so. This policy of making refunds is generally known at the year end. Madras reliably estimates that the return totaling 4,800 will be made after the year end. It is probable, therefore, a provision should be made. And the policy of making refunds is generally known also. So it is provision only. ऐसा से प्रोविजन ही आना चाहिए. हाँ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन सो प्रोविजन आता है. परफेक्ट. थर्ड वन. Um, A customer has made a claim against Madras for injury support following the purchase and use of defective product. Legal advisors have confirmed that Madras will probably have to pay financial compensation of one $10,000 to the customer. In turn, Madras has made a counterclaim against the supplier of the defective product for $10,000. $100,000. हाँ, 1 लाख. Anyways. वही. Uh, and believes it is probable that its claim against the supplier will be successful. Hmm. हम्म. तो अब बेसिकली मैं बताता हूँ क्या हुआ है. कस्टमर ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है कि हमने उसको गलत प्रोडक्ट बेचा. हमने सप्लायर के ऊपर केस किया, मतलब हमने थर्ड पार्टी के ऊपर पैसा किया हुआ है. Yeah. ए ने बी को किया, बी ने सी को किया. तो अभी हमारे ऊपर जो कंपेंसेशन हुआ है वो हमको पे करना पड़ सकता है. तो उसके लिए हम लोग क्या खड़ा करेंगे? Uh, ये uh, possible content. पूरा क्वेश्चन पढ़ पूरा. फिर से पढ़ थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़. Okay. हम्म. Since we have to pay $100,000, it can be considered as provision. बराबर, मतलब हम एक प्रोविजन खड़ा करेंगे बिकॉज इट इज प्रोबेबल. ये जो एक वर्ड यूज Yeah, किया गया है यहाँ पे. right. और हमने जो 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 सप्लायर पे डाला है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए um, uh, what do you want, like contingent liability? व्हाट डू आई नहीं, वांट? contingent व्हाट asset. डू आई वांट?
What do you कंटिंजेंट एसेट, understand? आई जस्ट वांट करेक्ट आंसर। कंटिंजेंट या, एसेट ना, बिकॉज तो मैंने एसेट हमको, बोला ना अभी। हाँ ना, बराबर बराबर। तो कंटिंजेंट एसेट क्योंकि हमको वो पैसे सप्लायर से मिलने वाले हैं, ऐसा। या। अभी फिर आता है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, IAS 37 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अभी रिपोर्टिंग प्रोविजंस इन द फाइनल अकाउंट, प्रोविजंस आर रिपोर्टेड एज अ लायबिलिटी एंड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Provision may be classed as either a current or a non-current liability depending upon the subject matter of the provision। तो हमको प्रोविजन में भी स्प्लिट लाना है, करंट है या नॉन करंट है। करंट मतलब 12 महीने के अंदर, नॉन करंट मतलब उसके ऊपर का। अनलेस अ कंटिजेंट लायबिलिटी मीट्स द क्राइटेरिया टू फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रोविजन, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज भी हमने बता दी, कंटिजेंट लायबिलिटी की भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिकॉग्नाइज नहीं और होती है। एक बार रिपीट करो लास्ट वाला सेंटेंस। Unless a contingent liability meets the criteria to for हम्म। classification as provision, it is not recognized in the financial statement। यानी कि जब तक एक contingent liability provision नहीं बनता, हमको उसको हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर ओके। नोट्स में बताना चाहिए, ऐसा। अभी डिस्क्लोजर, according to IAS 37, the following are the key disclosure requirements relating to provisions, contingent liability and contingent assets। When the requirement is to provide for contingent liability, the liability is reflected in the financial statements but called a provision in order to highlight the uncertainty surrounding it। So this is the same shit that we have been doing। The movement in this provision is recorded in the financial statements each year। When the disclosure note is required, the note should state, हाँ, जब डिस्क्लोजर नोट लगता है उस टाइम पे हमें क्या क्या बताना है, नेचर ऑफ द कंटिजेंसी, कि ये किस नेचर की है, कि ये कैसे आई है वगैरह वैसा सब। अनसर्टेनिटी फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द फ्यूचर आउटकम, कि व्हाट आर द अनसर्टेनिटी फैक्टर्स because of which we are not able to convert this contingency like contingent liability into provision। And last is an estimate of the financial effect or a statement that such an estimate cannot be made। ठीक है, या। एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, कि फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा अगर दैट सच अ क्लेम हैज नॉट बीन मेड, मतलब हमने अभी तक अगर इसको तो प्रोविजन नहीं बनाया है तो उसके वजह से फिलहाल क्या क्या इम्पैक्ट आया है, और अगर बना देंगे तो क्या होगा, ऐसा बस वही। ठीक है, ओके। दिस इज द एंटायर चैप्टर। क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट्स कम या ज्यादा हिल जाएंगे ना थोड़े बहुत, ये इसके वजह से, ऐसा।